कुछ टॉपिक्स इस लेसन से हटाए गए हैं सिर्फ इस साल के लिए। इस साल की बैच वैसी भी लगी है। तो टाइम टेबल भी वेबसाइट पे डिस्प्ले हुआ है। मेरे ख्याल से 20 मार्च को 13 मार्च एंड 20 मार्च ऐसे 2 डेट्स दी है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। इस बार उधर काफी गैप है पेपर में, पेपर के बीच में काफी गैप है। मेरे ख्याल से उससे पहले मैथ्स का पेपर नियर अबाउट 1 तारीख को कुछ है, और 1 तारीख का पेपर होने के बाद फिर 13 को पेपर 1 आएगा और 20 को पेपर 2 आएगा। लेकिन वो टाइम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना, प्रिपरेशन के लिए नहीं रखना। प्रिपरेशन अभी साथ साथ में कर लो, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है, बाद में प्रिपरेशन नहीं होता है। आज देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर शॉर्ट में इसे डीएमएम कहा जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर शॉर्ट में डीएमएम कहा जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर इज basically this digital multimeter is DC voltmeter. डिजिटल मल्टीमीटर यानी डीसी वोल्टमीटर है। जो भी इनपुट क्वांटिटी है उसे ये डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जो भी इनपुट क्वांटिटी होगी उसे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट में मेजर किया जाता है। मल्टीमीटर वर्ड है। मल्टीमीटर यानी ऐसा मीटर जो मल्टीपल रीडिंग्स प्रोवाइड कर सकता है, मल्टीपल क्वांटिटी को सेंस कर सकता है, रीड कर सकता है। जैसे करंट मेजर करने के लिए स्पेसिफिकली एमीटर यूज होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए स्पेसिफिकली वोल्टमीटर यूज होता है। करंट के लिए एमीटर यूज होता है, स्पेसिफिक एक मीटर है। उसी तरह से घर पे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं उस मीटर को क्या नाम है पता है? आप लोगों को बता सकते हो? घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है उस मीटर को क्या कहा जाता है, बता सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मीटर यूज होता है उसे एनर्जी मीटर कहा जाता है। एनर्जी मीटर कहा जाता है। वैसे पानी के लिए अलग से सेपरेट मीटर यूज होता है, वाटर मीटर कहा जाता है। ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मीटर्स यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिकली किसी एक ऑपरेशन या किसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो मीटर यूज करते हैं उसे स्पेसिफिक नाम दिया है। लेकिन जहां पे मल्टीपल रीडिंग्स एक ही मीटर से लिए जा सकते, मल्टीपल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, ऐसे मीटर को कहा जाता है मल्टीमीटर। दिस मल्टीमीटर is used or this multimeter can be used to measure voltage, to measure current, to measure resistance, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, डायोड चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। कंटिन्यूटी मींस एक वायर कोई है, इस वायर के दोनों एंड्स को कनेक्ट करते ही कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक किया जाता है। अगर वायर में कहीं पे यहाँ ब्रेक है, वायर में कहीं पे भी यहाँ पे ब्रेक है तो ये कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा मतलब इस केबल में कहीं पे फॉल्ट है, प्रॉब्लम है। इसे मल्टीपल रीडिंग्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें से हम लोग 3 पैरामीटर्स यूज करेंगे। 3 ही पैरामीटर्स के लिए मल्टीमीटर डिजाइन करेंगे। एक तो वोल्टेज, दूसरा करंट और तीसरा रेजिस्टेंस। ऐसे 3 पैरामीटर्स के लिए ही इस वोल्टमीटर का यूज किया, मल्टीमीटर का यूज किया गया है। AC वोल्टेज VAC,
एसी वोल्टेज हाई वोल्टेज एसी है तो नुकसान पहुंचा सकता है सर्किट को, इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, बीच में एटेन्यूएटर लगाते हैं। देन रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एसी क्वांटिटी है, मैंने बोला बेसिकली ये डीसी वोल्टमीटर है, यानी इसे ये मेजर करेगा डीसी वोल्टेज को। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा पार्ट जो एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी, ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफायर्स जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ऐसा डिवाइस जो एक क्वांटिटी को मींस एसी सिग्नल को दूसरे फॉर्म में डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट। देन करंट मेजर करने के लिए करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, दो क्वांटिटीज। वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्टेज एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए जरूरत है रेक्टिफायर की। क्यों रेक्टिफायर? क्योंकि रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। देन करंट ये कंसीडर किया, ये अज्यूम किया है कि डीसी फॉर्म में है, इसे ऐसा सर्किट अप्लाई करेंगे जो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इस समय इसमें करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में बेसिक ऑपरेशनल बेसिक रेजिस्टर लगाया जा सकता है, सिंपल एक रेजिस्टर लगाया जा सकता है, बट यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे सर्किट यूज किया जाता है करंट को वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ओम्स लॉ यूज करते हैं। ओम्स लॉ अगर यूज करते हैं तो रेजिस्टर को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है करंट की कांस्टेंट करंट सोर्स। अब ये तीनों क्वांटिटी वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एसी वोल्टेज था, यहाँ पे आउटपुट में एसी सिग्नल ही मिलेगा, एसी सिग्नल ही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ इनपुट एसी क्वांटिटी दे रहे हैं तो ये एसी के फॉर्म में ही मेजर करेगा। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया है डीसी में, डीसी वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक बार एटेन्यूएटर नहीं लगाया तो चलेगा, लेकिन रेक्टिफायर यहाँ लगाना जरूरी है। करंट को मेजर करने के लिए करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, और उसी तरह से रेजिस्टेंस को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट करंट सोर्स अप्लाई किया गया है। यहाँ ये करंट क्वांटिटी और ये रेजिस्टेंस वाली क्वांटिटी। देन इनपुट साइड यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं, दो वायर्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक ब्लैक वायर मल्टीमीटर के लिए, एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इनको वायर्स नहीं कहा जाता है, इनको प्रोब्स कहा जाता है। मल्टीमीटर के लिए प्रोब्स कहा जाता है, उसी तरह से सीआरओ में कनेक्ट होने वाले जो वायर्स है उनको सीआरओ प्रोब्स कहा जाता है। सीआरओ में कनेक्ट होने वाले जो वायर्स है उनको सीआरओ प्रोब्स कहा जाता है। तो मल्टीमीटर में लगने वाले जो वायर्स है उनको मल्टीमीटर प्रोब्स कहा जाता है। दो वायर्स, दो प्रोब्स, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का कॉमन टर्मिनल और रेड कलर एक्चुअली रीडिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अब यह क्वांटिटी होगा, दिस क्वांटिटी इज इन एनालॉग फॉर्म। यहाँ जो भी क्वांटिटी होगा, क्योंकि चाहे जो भी सिग्नल हो, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, एनालॉग क्वांटिटी है। एनालॉग क्वांटिटी मींस टाइम के साथ साथ चेंज होते जाती है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। 0 से यहाँ पे V तक अगर देखते तो हर टाइम इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग है, उस वजह से एनालॉग क्वांटिटी कहा जाता है। इस एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनालॉग क्वांटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल में। यूजिंग ADC, analog to digital converter. ADC, analog to digital converter, this converts analog quantity to digital form.
डिजिटल वैल्यू को स्टोर करने के लिए जरूरत होती है काउंटर की। देन डिस्प्ले, डिस्प्ले यहां लगता है एलईडी डिस्प्ले। डिस्प्ले है यहाँ पे 3.5 एलसीडी डिस्प्ले, 3.5 एलसीडी डिस्प्ले। 3.5 कहा गया इसे क्योंकि ये 0 से लेके 1999 ऐसे रीडिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें 999 जहां मैंने शो किया, ये यहाँ पे 999 जहां शो किया है मैंने, ये 0 to 9 सभी डिजिट्स शो करता है। 0 to 9 तक सभी डिजिट शो करता है। ये फुल डिजिट्स कहा गया है, 1 2 3 फुल डिजिट है, लेकिन ये 4 डिजिट जो है इसमें सिर्फ 1 डिस्प्ले होता है, 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट डिस्प्ले नहीं होता है। उस वजह से इस डिजिट को हाफ डिजिट कहा जाता है, 3.5 डिजिट एलसीडी डिस्प्ले। नंबर यहां नहीं लिखते इसके साथ में, 3.5 डिजिट एलसीडी डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले को ड्राइव करने के लिए डिस्प्ले ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइव करने के लिए डिस्प्ले ड्राइवर। अब यहाँ पे जैसे मैंने एसी पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ भी एसी पे कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से चेंज करके, यहाँ पे नॉब है, नॉब मतलब घुमाने वाला बटन है, यहाँ से चेंज करके मैं अगर करंट पे करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली करंट पे स्विच होना चाहिए। इसलिए इन दोनों स्विचेस को या दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। दोनों स्विचेस एक दूसरे से लिंक होती है, कनेक्ट की होती है, इसे कहा जाता है गैंग। गैंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस वजह से उसे गैंग कहा गया। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ये स्विच चेंज करूंगा, ये स्विच भी अपने आप चेंज होते जाएगा। अभी वोल्टेज एसी वोल्टेज पे है, फिर इसको अगर मुझे करंट पे करना है तो यहाँ से मैं चेंज करूंगा, यहाँ का अपने आप चेंज हो जाएगा। रेजिस्टर पे स्विच किया तो करंट से रेजिस्टर पे अपने आप स्विच होते जाएगा। बेसिकली इसको ध्यान में रखना है, बेसिकली डीसी वोल्ट मीटर है। डीसी वोल्ट मीटर मतलब इनपुट में चाहे जो भी क्वांटिटी आने वाली है, उस क्वांटिटी को ये डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। जो भी इनपुट में क्वांटिटी आने वाली है, दैट क्वांटिटी इज कन्वर्टेड टू डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग रेक्टिफायर। करंट है, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। रेजिस्टेंस को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। ये तीनों क्वांटिटीज यहाँ पे एनालॉग फॉर्म में है। इसे डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देन काउंटर डिवाइस जो डिजिटल नंबर को काउंट करेगा, और डिस्प्ले के लिए 3.5 एलसीडी डिस्प्ले, 3.5 डिजिट एलसीडी डिस्प्ले। ये 3.5 एलसीडी डिजिट डिस्प्ले को ड्राइव करने के लिए स्पेशल टाइप का ड्राइवर कनेक्ट करता है। बना लो डायग्राम।
इनपुट में हम लोगों को एसी क्वांटिटी मेजर करना है। यहाँ भले ही मुझे डीसी मिल रहा है, लेकिन इस यहाँ पे जो क्वांटिटी मुझे सेंस करना है, मेजर करना है, एसी मेजर करना है, डीसी नहीं मेजर करना है। एसी मेजर करना है, इसलिए टर्मिनल एसी के लिए ही रखा गया है। भले यहाँ पे डीसी है, लेकिन मेजर करना है एसी, उस वजह से इसको नाम एसी ही रखा हुआ है। ऐसे से फिर यहाँ पे तीनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज लिखना पड़ता था। ये तीन टर्मिनल तीन अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस वजह से उसके अकॉर्डिंग लेबल किया गया। ये तीनों क्वांटिटी, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो या रेजिस्टेंस हो, सो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया है। एसी वोल्टेज है, सिंपली रेक्टिफायर लगा के एसी से डीसी में कन्वर्ट होगा। करंट को वोल्टेज कन्वर्टर यूज किया गया है। रेजिस्टर के लिए कांस्टेंट करंट सोर्स, तीनों क्वांटिटी वोल्टेज में कन्वर्ट की गई है मेजर करने के लिए। लेकिन इनपुट से जो भी अप्लाई करेगा वो उसको उसी क्वांटिटी के लिए मेजर करना पड़ेगा ना। जिससे अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खरीदने के लिए गए, तुम लोग को पेट्रोल मेजर करते वक्त अगर उसने बोला कि मैं तेरे को 2 लीटर केरोसिन देता हूँ, चलेगा क्या? 2 लीटर केरोसिन देते अगर मिल रहा है तो हम लोग खरीदेंगे क्या उसको? नहीं खरीदेंगे। सेम उसी तरह से, लेकिन वहां मेजर करते वक्त जब पेट्रोल बाहर आता है तो रीडिंग रीडिंग उस स्केल पे मिलता है। उस रीडिंग के लिए जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, पेट्रोल जहां जो बाहर निकल रहा है, उसको किसी तरह से मेजर तो करना पड़ेगा। अंदर उसके लिए सर्किट यूज किया गया है। सेम वैसे यहाँ पे जो भी क्वांटिटी में यहाँ मेजर करने वाला उसके लिए अंदर सर्किट लगाया गया है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि अंदर क्या सर्किट है। मेरे ख्याल से हो गया आप लोगों का डायग्राम। डीसी वोल्टमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, डीएमएम डिजिटल वोल्टमीटर ब्लॉक डायग्राम के साथ इस बार आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली फंक्शन जनरेटर और डिजिटल मल्टीमीटर ऐसे दो टॉपिक्स होते हैं जिसमें से दो में से एक क्वेश्चन आता है। कई बार दोनों पे भी पूछा जाता है। इस बार अब फंक्शन जनरेटर नहीं है, फंक्शन जनरेटर नहीं है तो ये टॉपिक आने के चांसेस 95% तक है। देन मैं जो और टॉपिक्स बताए थे आप लोगों को, उसमें हाउ सीआरओ डिस्प्लेस वेवफॉर्म, वो एक टॉपिक इसमें नहीं है। एप्लीकेशंस में फेज एंड एम्पलीट्यूड मेजरमेंट हटाया गया है। फेज मेजरमेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड मतलब वोल्टेज मेजरमेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यहाँ स्पेसिफाई नहीं हुआ है, बट एप्लीकेशन हटाए तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट भी हटाया गया होगा। वो इसमें स्पेसिफाई नहीं हुआ है। एप्लीकेशंस में सिर्फ फेज एंड एम्पलीट्यूड दिया है। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट प्रिपेयर कर लो, ज्यादा अच्छा है। और न्यूमेरिकल्स, खासकर जो है न्यूमेरिकल्स के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जहां न्यूमेरिकल्स हम लोगों को करना है, न्यूमेरिकल के लिए फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, एम्पलीट्यूड मेजरमेंट हमको करना ही है, तो उसको प्रिपेयर कर लो। लेकिन एग्जाम में वो टॉपिक नहीं आएगा, वो ध्यान में रखना है। फंक्शन जनरेटर को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक पूरे तरह से हटाया गया है। डिजिटल मल्टीमीटर आने की चांसेस अब ज्यादा है। देन डिजिटल मल्टीमीटर, इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? एक तो सबसे पहला वाला एडवांटेज, इसमें आउटपुट नंबर फॉर्म में मिलेगा। नंबर फॉर्म में मिलेगा जो पढ़ने के लिए काफी आसान होता है। भाई इससे पहले एनालॉग मल्टीमीटर आता था। एनालॉग मल्टीमीटर, इस एनालॉग मल्टीमीटर में नंबर ऑफ टर्मिनल्स होते थे, कनेक्शन के लिए नंबर ऑफ टर्मिनल्स, और यहाँ पे बहुत सारी स्केल्स होती है। अब सबसे पहले तो कनेक्शन में प्रॉब्लम होता था। यहाँ में इतने टर्मिनल्स है, मैंने कुछ ही टर्मिनल्स दिखाए, इससे डबल टर्मिनल्स होते थे। इतने टर्मिनल्स में से कौन सा टर्मिनल यूज करना है, इतने टर्मिनल्स में से कौन सा टर्मिनल यूज करना है, वो समझ में नहीं आता है। और टर्मिनल एक बार सिलेक्ट हो गया तो उसमें से फिर इतने में से कौन सी स्केल सिलेक्ट करना है, उसमें कंफ्यूजन होता है। हम लोग को ये स्केल सिलेक्ट करना था, लेकिन गलती से यहाँ से रीडिंग ले लिया तो रीडिंग में एरर आएगा। न्यूमेरिकल रीड आउट होने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। देन पैरालैक्स एरर, पैरालैक्स एरर एक इसका ड्रॉबैक है एनालॉग में। जैसे अगर यहाँ पे पॉइंटर है और मैं अगर इस तरफ से रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ से कोई एक
पॉइंट का एरर हो सकता है। इस तरफ से अगर रीड करते हैं तो इधर एक पॉइंट का कुछ एरर आता है। इसको रीड करने के लिए आईसाइट इसके पैरेलल होनी चाहिए, इससे पैरेलल आईसाइट है तभी हम लोग प्रॉपर तरीके से रीडिंग ले सकते हैं। बट अगर डिजिटल फॉर्म में आउटपुट है तो उसको किसी भी एंगल से पढ़ो, डिजिटल डिजिट्स दिखेंगे। अगर हम लोग कहीं पे 6 अगर आउट रीडिंग दिखा रहा है, डिजिट 6 दिखा रहा है, उसको पैरेलल्स पढ़ो, मतलब पैरेलल पढ़ो उसको, या फिर लेफ्ट साइड से पढ़ो या राइट साइड से पढ़ो। लेफ्ट साइड से पढ़ते वक्त 6.1 नहीं होता है तो राइट साइड से पढ़ते वक्त 1.6 नहीं होता है। 6 यानी 6 से दिखता है डिजिटल आउटपुट होने की वजह से। तो ऐसे कुछ इसके एडवांटेजेस, डिजिटल फॉर्म में रीडिंग होने की वजह से उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिकॉर्ड करके आगे प्रोसेस भी किया जा सकता है। यानी इसका अच्छा एडवांटेज डिजिटल मल्टीमीटर का, इसमें रेंज सिलेक्शन ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन होता है। ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन मतलब मिली वोल्ट से वोल्ट में अगर रीडिंग जाता है, मिली वोल्ट से वोल्ट्स में रीडिंग जाता है तो स्केल अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, हमको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। रिजोल्यूशन अच्छा है, मींस इसके अलावा एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। देन ऑब्जेक्टिव्स देखो, ये लेसन यहाँ खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव्स देखो, हम लोग के पास नोट्स है सभी के पास। ऑब्जेक्टिव्स देखो, electrostatically deflected CRT cathode ray tube is used in, आंसर बताओ। CRT is used in cathode ray oscilloscope. इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफ्लेक्टेड CRT जो है कैथोड रे ट्यूब में यूज होता है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वाला जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला टेलीविजन में यूज होता है। CRT कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज होता है। देन दूसरा, इन CRT डैश एनोड हैज वेरिएबल पोटेंशियल वोल्टेज। सेकंड का आंसर, इन CRT डैश एनोड हैज वेरिएबल पोटेंशियल वोल्टेज। नहीं, हम लोगों ने डायग्राम बनाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम वाला डायग्राम बनाए थे, देखो उसमें चेक करो। इसे गलत आंसर हो गए तो हटाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत होता है तो यहाँ गलत हुआ तो चलेगा, बोर्ड में गलत नहीं करना। मिला किसी को आंसर? फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, फोकस कंट्रोल लगाए थे हम लोगों ने उसके लिए। इफ लिजाजस पैटर्न लाइक 8 इज ऑब्टेन्ड, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी है लिजाजस पैटर्न वाला, then frequency to vertical input Fy and frequency to horizontal input Fx are related by the equation. ये टॉपिक वैसे सिलेबस से हटाया गया है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं हुआ है। ये इस तरह का एक शो किया गया है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है तो आउटपुट Fx और Fy में क्या रिलेशन होगा? Fy by Fx equal to 1/2. Number of loops cut by horizontal axis by number of loops cut by vertical axis. तो ये आएगा Fx equal to twice Fy. फिर से किसी ने गलत आंसर हटाया, जरूरत नहीं है गलत आंसर ऐसे कमेंट्स हटाने की। हम लोग गलत कमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आंसर अगर गलत होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। Fy by Fx equal to 1/2, तो ये आएगा Fx equal to twice Fy। है कैसा ऑप्शन?
Second option. Then DMM measures DMM, DC digital multimeter. This measures dash value of AC voltage. This measures AC voltage यानी कौन सी वैल्यू होती है, AC वैल्यू यानी कौन सी वैल्यू, दो तीन अलग अलग वैल्यूज बताया था मैंने, एक पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। एसी यानी कौन सी होती है, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। कोई भी नहीं, एसी यानी कौन सी वैल्यू, एसी मतलब आरएमएस वैल्यू होता है। हम लोग यहाँ पे एसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहे हैं। DMM measures dash value of AC voltage, RMS value, RMS value in function generator for generation of triangular wave। अब ये टॉपिक हटाया गया तो ये ऑब्जेक्टिव भी आने के चांसेस नहीं है, बट मैंने पढ़ा है तो आंसर बताओ। फंक्शन जनरेटर फॉर जनरेशन ऑफ ट्रायंगुलर वेव जनरेट करने के लिए कौन सा सर्किट यूज करते हैं? इंटीग्रेटर यूज होता है। Then deflection sensitivity of a CRT is measured in third वाला millimeter per volt। If Lissajous pattern seen on the CRT screen is a circle, अब सर्कल है, then the phase difference between the two signals is 90 degrees। सही है। इसमें फंक्शन जनरेटर के दो ऑब्जेक्टिव्स है। फंक्शन जनरेटर का एक ऑब्जेक्टिव है, लिसाजस पैटर्न के दो ऑब्जेक्टिव्स है। ये आने के चांसेस नहीं है, मार्क कर सकते हो उसको। ये लेसन खत्म हो गया, नया लेसन कल से स्टार्ट करते हैं। नया लेसन कल से स्टार्ट करेंगे। अभी कोई डाउट्स है तो बताओ। सिलेबस में रिडक्शन का पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को, और जो टाइम टेबल है, बोर्ड का टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड का टाइम टेबल बोर्ड की वेबसाइट पे से चेक कर लेना। टेंटेटिव शेड्यूल है, इनकेस अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इनकेस अगर कोई इश्यू नहीं आता है तो मेरे ख्याल से 13th या 19th फेब से कुछ एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर मार्च में होगा, जिसमें 1 मार्च को आप लोगों का मैथ्स का पेपर आएगा। उसके बाद 13th मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर पेपर 1 होगा, और 20 तारीख को पेपर 2 होगा। काफी गैप है बीच में, लेकिन उस गैप का यूज प्रिपरेशन के लिए नहीं करना नहीं होता है, क्योंकि उस ड्यूरिंग लोगों के जेडबलई के क्लासेस भी शुरू रहते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्लासेस शुरू होते हैं, तो उस वक्त प्रिपरेशन नहीं होता है। बायो वालों के मैथ्स के बाद बायो का पेपर हो जाता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो जेडबलई क्लासेस शुरू हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस शुरू कर लेते हैं, और गैप होने की वजह से भी क्लासेस शुरू कर देते हैं। उस ड्यूरिंग आप लोगों को प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ रिवीजन आप लोगों को करना है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू इसको रखो। और कोई डाउट्स है? पेपर 2 से भी कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, हम लोगों ने मैक्सिमम पेपर 2 लिया है। उसका मैं सेंड करता हूँ, ग्रुप में डालने के लिए बोलता हूँ प्रवीण सर को।
क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं उसका पूरा डिटेल्स डालने के लिए बोलता हूँ। इसके अलावा कोई डाउट है? ओके, कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए यही रुकते हैं। बाय।